हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटोर्स इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल अद आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे, जहां हम CUT 2025 फिजिक्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसका 3 वीडियोस बनाए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने PYQs के बारे में डिस्कस किया है। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है पूरी तरीके से। आज हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इससे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग PYQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र ई परिमाण तथा दिशा में नियत है। किसी भी दो पॉइंट के बीच विद्युत क्षेत्र जो है परिमाण तथा दिशा में क्या है, कांस्टेंट है। डी लंबाई के एक पथ को चुनिए जो चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा बराबर 60 डिग्री पे। ये रहा, ये एक चित्र दिखाया गया जो कि चित्रानुसार थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है। 60 डिग्री कौन बनाते हैं? एक तथा दो के मध्य विभवांतर होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है बिंदु एक और दो के मध्य विभवांतर कितना होगा। नीचे दिए गए विकल्पों को सही करेक्ट करना। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में क्या रिलेशन होता है। E इज इक्वल्स टू V अपॉन आर कह दो या V अपॉन डी कह दो, जहाँ डी हम क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे दूरी ये वाला लेंगे, तो ये दूरी कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, ये अगर डी है तो इसका ये इस कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डी कॉस 60। कोई वेक्टर इस तरीके से डी है, अगर इधर तुम ब्रेक करोगे इधर थीटा, तो इस तरीके से इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते तो ये क्या होता है, डी कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या होता है, डी साइन थीटा। तो इसी तरीके से E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, लेकिन डी की जगह क्या रखोगे, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी कॉस 60। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा इस प्रकार, V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी कॉस 60। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब हम चेक कर लेते हैं। V इज इक्वल्स टू ई डी कॉस 60, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी डी है। कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य दूरी कितना है, डी है, जिसमें वायु उपस्थित है। धारिता को 66% बढ़ाने हेतु 3D/5 मोटाई की परावैद्युत पट्टिका को प्लेटों के मध्य लगाया जाता है। ठीक है, तो परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक नियतांक क्या होता है, के की वैल्यू, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी डी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम किसी माध्यम में बात कर लेते हैं, माध्यम में धारिता को अब 66% बढ़ाना है, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, नई धारिता हो जाएगी, पहले की धारिता तो है लेकिन इसका 66% और क्या कर दोगे, प्लस सी का 66% कर दो। सी प्लस सी का 66%, क्योंकि इसका 66% क्या करना है, हमें इंक्रीज करना। तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस सी इंटू 66/100। तो ये नई धारिता आ जाएगी सी, इसको करोगे तो 100C प्लस 66C/100 आ जाएगा। तो यहाँ से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 166/100, और गुना सी की जगह रख दो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, हमें पता है कि आंशिक रूप से, अगर कोई सपोज कर लो ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र था, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हमने इसकी ये कुछ आंशिक रूप से, इसमें ये जो मोटाई है, ये 3D/5 है। 3D/5 मोटाई में हम क्या कर रहे हैं, कोई परावैद्युत पट्टिका भर रहे हैं, मध्य लगाया। तो हमें पता आंशिक रूप से, अगर किसी समांतर प्लेट में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ टी बराबर क्या होगा, जहाँ टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3D/5, 3D/5, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। अच्छा, ये सी डैश का काम करेगा क्योंकि माध्यम में धारिता है ना। सी डैश इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह तो डी रहेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, 3D/5
प्लस टी 3d/5 और यहाँ आ जाएगा के सी डैश की वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा सी डैश की वैल्यू, अगर मैं इसको समीकरण 1 कह रहा हूँ, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना, क्या आ जाएगा 166/100 इंटू ए एप्साइलन नोट अपॉन डी इज इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा हुआ ए एप्साइलन नोट अपॉन, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना 5, यहाँ अगर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 5d माइनस 3d क्या बचा 2d/5 प्लस 3d/5 के। अब यहाँ से क्या करो डी पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से देखते हैं। ए एप्सिलॉन नोट से ए एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट होगा। अब जो बचा हम उसको लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारे पास 166/100 डी नीचे। अब यहाँ क्या करोगे डिनोमिनेटर से डी कॉमन लेना 1/, यहाँ अगर मैं डी कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 2/5 प्लस 3/5 के। तो डी से डी क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल। अब जो बचा मैं फिलहाल यहीं लिख देता हूँ इसे, ये कितना बचा 166/100 इज इक्वल्स टू, इसको क्या करोगे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5 के, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे 2 के प्लस 5 के से 5 के कैंसिल आउट 3 बचा। तो इस साइड क्या आ जाते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा हमारे पास 166/100 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा 5k/2k+3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो इसे। 166 × 2 32 के प्लस ये हो जाएगा 3 6 18 8 कैरी 1 3 6 18 199 3 1 3 498 इज इक्वल्स टू 500 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब के वाले एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये 332 होगा यहाँ पे। तो ये 500 के माइनस 332 के इज इक्वल्स टू 498। तो यहाँ से सोल्व करोगे ये आई थिंक 168 के आ जाएगा, और ये 498, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा 498/168, कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 3 बार। ऑप्शन देख लेते कौन सा चाहिए, तो √3 ना होगा, ये 3 होगा, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये देखते हैं क्या कह रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी 3 मिलीमीटर है, ठीक है, जिसमें वायु उपस्थित है। प्लेटों के मध्य परावैद्युत नियतांक 2 की परावैद्युत प्लेट लगाने पर धारिता बढ़ जाती है। यदि संधारित्र की धारिता पुनः उतनी ही करनी हो तो प्लेटों के मध्य दूरी का मान क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, सपोज कर लो, इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखना, कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, उसके प्लेटों के मध्य की दूरी कितना है, डी बराबर है 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है जिसमें वायु उपस्थित है, प्लेटों के मध्य परावैद्युत नियतांक 2 की परावैद्युत प्लेट लगाने पर, अब कोई के बराबर हम क्या कर रहे हैं 2 का परावैद्युत प्लेट लगाते तो धारिता क्या होती है बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है यदि संधारित्र की धारिता पुनः उतनी ही करनी है, कितनी करनी है जितना पहले था। तो ये कह रहा है तो प्लेटों के मध्य दूरी उतनी ही करनी हो तो प्लेटों के मध्य दूरी कितना हो जाएगा। भाई दूरी उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना होगा, तो वो नई दूरी हमें कैलकुलेट। तो वायु में धारिता क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब माना नई दूरी कितना मान ले रहे हैं, माना नई दूरी में मान ले रहा हूँ, नई दूरी डी डैश है। तो माध्यम में धारिता कितना होता है, माध्यम में धारिता इसका वैल्यू होता है सी डैश इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी की जगह क्या आ जाएगा डी डैश। अब ये कह रहा है धारिता सेम करना, अर्थात सी इज इक्वल टू सी डैश, वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। तो क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, बचा क्या हमारे पास, जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ तो बचा हमारे पास 1/d इज इक्वल्स टू के अपॉन डी डैश, ये डी है 1/d, तो डी डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से के इंटू डी, के की वैल्यू कितना 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 मिलीमीटर। तो डी डैश जो नई दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा हूँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है।
प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम प्रविष्ट कर दिया जाता है जिससे धारिता 15 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता क्या होता है, के की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमें पता है कि के किसके इक्वल होता है, के होता है माध्यम में धारिता और अपूर्ण वायु में धारिता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, किसी माध्यम में धारिता और अपूर्ण वायु में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं। इसको डेराइव भी कर सकते हैं। हमें पता है वायु में धारिता कितना होता है, सी इजक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वहीं माध्यम में धारिता कहते हैं सी डैश इजक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। इसको डिवाइड करोगे तो सी डैश अपॉन सी जो है वो के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सी माध्यम में धारिता अपन वायु में धारिता, तो के की वैल्यू माध्यम में धारिता कितना हमारे पास 15 माइक्रोफैरड अपोन वायु में धारिता कितने हैं, वायु में 3 माइक्रोफैरड। तो कैंसिल आउट करो, ये 5 बार माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड खत्म, के की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ से भरा एक समांतर प्लेट संधारित्र एक निश्चित वोल्टता पर आवेशित किया जाता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको एक फिक्स वोल्ट तक हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, मतलब चार्ज करते हैं, एवं पृथक किया जाता है। बाद में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया, परावैद्युत पदार्थ को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया, जो के परावैद्युत पदार्थ है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा। तब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। हमें पता है कि सी किसके समानुपाती होता है, के। अगर के को हटाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, धारिता के कारक से कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत क्षेत्र के कारक से कम हो जाता है, नहीं। संधारित्र में वोल्टता के कारक से बढ़ जाती है, ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और संधारित्र में संग्रहित आवेश के कारक से बढ़ जाता है। तो हमारा कौन कौन सा, ये भी गलत होगा। हमारा ए और सी क्या है, करेक्ट है। देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ए एवं सी। चलते हैं next। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है एक संधारित्र जिसे 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है वायु की उपस्थिति में 40 माइक्रोकूलम आवेश संग्रहित करता है तथा तेल को परावैद्युत के रूप में प्लेटों के मध्य प्रयुक्त करने पर 100 माइक्रोकूलम आवेश संग्रहित करता है। तो तेल के पदार्थ का परावैद्युतांक है। हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो पिछले में यूज किया था हमने, देखना। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संधारित्र जिसे 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है, वायु की उपस्थिति में 40 माइक्रोकूलम आवेश एक्सेप्ट, मतलब वो 40 माइक्रोकूलम आवेश लेता। लेकिन अगर हम उसमें तेल को एज अ परावैद्युत पदार्थ यूज कर लेते तो वो कितना आवेश लेता है, 100 माइक्रोकूलम आवेश संग्रहित करता है। तो ये कह रहे हैं तेल के पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा, वो हमें के की वैल्यू। हमें पता है Q बराबर क्या होता है, CV। अब यहाँ पे V क्या है, V तो दोनों ही कंडीशन में नियत है। V क्या है, दोनों ही कंडीशन में नियत है, तो Q समानुपाती C के हो जाएगा। अब हमें पता है कि Q K बराबर क्या होता है, C माध्यम, माध्यम में धारिता और बटे वायु में धारिता। तो अब यहाँ पे देखना, अगर Q समानुपाती C है तो मैं क्या कह सकता हूँ, K इज इक्वल्स टू Q इन मीडियम, मतलब माध्यम में आवेश, बटे Q इन एयर, हवा में आवेश। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, माध्यम में आवेश कितना है, माध्यम में 100 माइक्रोकूलम, और अपोन में वायु में कितना है, 40 माइक्रोकूलम। तो इससे ये कैंसिल आउट, इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि क्वेश्चन नंबर 23। 23 ये कह रहा है कि दो संधारित्र C1 तथा C2 को 120 वोल्ट तथा 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, दो संधारित्र हमारे पास, सपोज कर लो ये पहला संधारित्र है, ठीक है, ये C1 है, और एक दूसरा संधारित्र ये रहा, ये क्या है हमारे पास C2 है। इसको तो 120 वोल्ट पे आवेशित कर रहे हैं और इसको 200 वोल्ट पर आवेशित। यदि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव शून्य हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, अगर दोनों को कनेक्ट कर देते तो दोनों पे विभव क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तब निम्न में सही विकल्प कौन सा है। देखो, विभव अगर शून्य हो जाता है तो दोनों पे आवेश क्या होगा, बराबर होगा, मतलब इस पर आवेश और इस पर आवेश क्या हो जाएगा, बराबर। अर्थात हम क्या लेके चलेंगे, Q1 इज इक्वल्स टू Q2। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा, C1V1, Q2 की जगह C2V2। तो C1 कितना, C1 तो C1 ही रहेगा, V1 की जगह क्या रखोगे, V1 की जगह 120 वोल्ट, जो पहले संधारित्र का वोल्ट विभव है। C2 की जगह C2 ही रहने दो, V2 की जगह क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो खत्म, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये कितना आ जाएगा, 3C1 इज इक्वल्स टू 5C2।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लेते हैं। 3C1 इज इक्वल टू 5C2, ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा न्यूमेरिकल है, सोल्व करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक गुटके के पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक के है। कोई एक गुटके का पदार्थ है, लकड़ी का गुटका हो सकता है, तथा इसका क्षेत्रफल समांतर प्लेट, यहाँ पे प्लेट होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बराबर है। इसकी मोटाई 3/4D है, जहाँ डी प्लेटों के मध्य की दूरी है। यदि प्लेटों के मध्य गुटके को रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार परिवर्तित होगी, मतलब माध्यम में धारिता क्या हो जाएगा। वो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझो ध्यान से। सपोज कर लो ये कोई, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इसका हम एरिया, इसके बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या किया जा रहा है कि एक गुटके को, लकड़ी के गुटके को यहाँ पे इस तरीके से रखा जा रहा है, जिसे हम टी मोटाई कहते थे। तो टी बराबर यहाँ पे क्या है, 3/4D है। मतलब इतनी मोटाई में क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ लकड़ी रखा जा रहा है। तो हमसे ये पूछा रहा है इसका परावैद्युतांक नियतांक क्या होगा। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि माध्यम में धारिता क्या होता है। माध्यम में धारिता को मैं लिख ले रहा हूँ सी, सॉरी माध्यम में कह रहा हूँ, वायु में धारिता क्या होता है उसको मैं लिख ले रहा हूँ C0 इज इक्वल्स टू A ε0/D होता है, ठीक है। अब ये, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरे में भरा होता तो K ε0/D लेते, लेकिन आंशिक रूप से अगर भरा जाता तो उसको हम क्या लेते हैं, C इज इक्वल्स टू A ε0/D - T+T/K, जहाँ T की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, T इज इक्वल्स टू 3/4D, 3/4D है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहीं करवा दें चाहिए, यहाँ करवा, चलो यहाँ करवा देते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसे, C इज इक्वल्स टू A ε0 तो अपनी जगह ही रह जाएगा, A ε0/D की जगह तो D ही रहेगा, माइनस टी की जगह 3/4D प्लस T/K, तो T की जगह क्या 3/4D, और अपोन में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, सोल्व कर लेते हैं। ये तो C हमारा ऐसे ही रह जाएगा, A ε0 यहाँ क्या आ जाएगा 4D - 3D, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ D/4 और प्लस 3/4K, और यहाँ क्या आ जाएगा D, ऊपर से D कॉमन ले लो दोनों में से, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A ε0/D में ले लेना कॉमन, ऊपर तो बचा 1/, यहाँ क्या बचा 1/4 और प्लस 3/4K। इसको A ε0 की जगह मैं क्या रख दूंगा, समीकरण एक से देखना, A ε0/D की जगह C0 कर दूं, तो C इज इक्वल्स टू C0। अब इसको सोल्व कर लो बस, 1/, यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम में, एलसीएम तो आ जाएगा 4K, ऊपर क्या बचा 4 से 4 खत्म, K+3, तो इसको रेसिप्रोकल जब करोगे तो क्या आ जाएगा 4K/, यहाँ क्या बच जाएगा K+3, और साथ में क्या है यहाँ पे C0। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4K/K+3 C0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, एक 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को चित्र में दर्शाए अनुसार आवेशित किया जाता है। एक 2 माइक्रोफैरेड का कोई संधारित्र, इसको इस कंडीशन से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ये डायग्राम गिवन है। जब स्विच एस को स्थिति 2 में कर दिया जाता है, जब स्विच एस को, ये क्या है कोई स्विच एस है, इसको स्थिति 2 से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो संधारित्र ऊर्जा का प्रतिशत क्षय, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट क्षय होता। तो पहली स्थिति में, पहली स्थिति की हम बात कर ले रहे हैं कि पहली स्थिति में ऊर्जा कितना हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू हाफ CV² फॉर्मूला होता है। तो देखना U कितना हो जाएगा, हाफ C तो हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है इंटू V², इसको इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। जब स्थिति 2 से कनेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देना हम 2 से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो 8 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे स्थिति 2 के लिए अब हम आ जाते हैं, किसके लिए, स्थिति 2 के लिए। तो इसका पहले तो हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तुल्य धारिता क्या होता, 1/C' इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाता है, C' इज इक्वल्स टू C1 C2
C1 प्लस C2, वैल्यू रख के सोल्व करना, कितना हो जाएगा C1 C2 कितना है हमारे पास 2 × 8/2 प्लस 8, तो C डैश हमारा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और बते 8 और 2 10। तो अब इसका वो निकाल लेंगे, संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन के लिए U इज इक्वल टू हाफ C डैश, विभव तो सेम, ये विभव हम क्या रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको मैं U डैश लेके चल रहा हूँ, तो U डैश कितना हो जाएगा हाफ C डैश कितना हमारे पास 16/10 और इंटू V डैश V का स्क्वायर। अब ये कह रहा तो संधारित्र ऊर्जा का प्रतिशत 6, तो प्रतिशत 6 कैसे निकालेंगे भाई, ये इसका कितना परसेंट है वो कैसे निकालोगे, प्रतिशत 6 बराबर हो जाएगा इसका अपोन प्रारंभिक, भाई जो अंतिम में आया वो बटे इनिशियल जो रहता था वो, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 1/2 16/10 V², और अपोन में क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या था 2 × V², तो देखो V² से V² कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 खत्म, यहाँ क्या बचा, अच्छा इंटू 100 भी तो करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 से ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 50 बार में, तो 16/10 × 50, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 16×5 = 80, मतलब कितना परसेंट ऊर्जा क्षय होगा 80%, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, एक 900 पिकोफैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी के चित्र में दिखाए अनुसार आवेशित किया जाता है, ये चित्र है, ये प्लस की आवेश है, इस पे माइनस की आवेश है, 100 वोल्ट का विभवांतर हमारे पास कितना है, इसमें लिख लेते हैं V कितना हमारे पास 100 वोल्ट, ठीक है, उसके बाद संधारित्र की धारिता C कितना हमारे पास 900 पिकोफैरेड, फैरेड में कन्वर्ट करना कितना हो जाएगा 900 × 10⁻12 फैरेड, इसको थोड़ा और इवेल्यूट कर लो तो 9 गुना, ये 2 जीरो जाके इसको क्या कर देगा -10 फैरेड, तो हमारे पास धारिता इतनी, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित होगा ये संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा क्या होता है U इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था CV, U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ CV², वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1/2, C धारिता कितना है 9 × 10⁻12 और V विभव कितना है 100 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखना 1/2 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर, सॉरी ये -10 है ना यहाँ पे, ये कितना -10 है, -10, और इसको क्या लिखूंगा मैं 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर का स्क्वायर क्या करोगे 10 की पावर 4, तो ये 2 से तो 4.5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये निकल के आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -10 + 4 क्या हो जाएगा 6 जूल, उसमें संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁶ जूल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, तीन संधारित्र हमारे पास, तीनों की धारिता कितना है 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रो, को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरेड, तीनों को हम इस प्रकार से संयोजित करेंगे कि परिणामी जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 6 माइक्रोफैरेड आएगा, तो ये कह रहा है यह कार्य निम्न प्रकार से किया जाएगा, कैसे कैसे करोगे, दो श्रेणी क्रम तथा एक समांतर क्रम में जोड़ो, दो को समांतर क्रम में तथा एक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, या सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, या सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर। पहली बात तो ये है कि अगर हम सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है, तुल्य धारिता क्या हो जाता है, सॉरी समांतर क्रम में पता है ना, समांतर क्रम में क्या होता है सी इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है यहाँ पे C1 + C2 + C3, अगर वहीं श्रेणी क्रम की बात कर ली जाए तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता किसके बराबर आता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो इसमें धारिता क्या होगा बढ़ेगा और इसमें तुल्य धारिता क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो अगर मैं तीनों को क्या कर दूं, तीनों को मैं अगर समांतर क्रम में जोड़ दूं, तीनों को कैसे, तो 4 4 8 4 12, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन यहीं पे ही गलत हो जाता है, अगर तीनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ तो इससे भी कम आना चाहिए, 4 से भी कम आना चाहिए, जो कि तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। अब इन दोनों को हमें चेक करना कि क्या, ये कह रहा है दो को श्रेणी क्रम में तथा एक को समांतर क्रम में जोड़ना, तो दो को हम क्या कर ले रहे हैं
श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और एक को समांतर क्रम में। चेक कर लेते हैं इसको। दो को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c डैश इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये तुम्हारा c डैश आ जाएगा। इसको सोल्व कर दें, चलो मैं सोल्व भी कर दूँ इसको। 1/c डैश इज इक्वल टू एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो 1+1 ये हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो c डैश की वैल्यू आ जाएगी 2। और इसको जब उसके साथ c डैश व 4 माइक्रो फैरेड को किस में जोड़ोगे अब इस बार, समांतर क्रम में जोड़ दो। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 2+4, मतलब c हमारा कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो फैरेड। यही आ रहा, हाँ। तो हमारा ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दो को श्रेणी क्रम में तथा एक को समांतर क्रम। इस पे भी चेक कर सकते हो आप लोग, दो को समांतर क्रम में तथा एक को श्रेणी। दो को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 8, और उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/8 प्लस 1/4। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, सोल्व करने पे ये आ जाएगा तुम्हारा 8 1+2, 8/3, जो कि इसके इक्वल ना आ रहा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि 9 प्लेटों को आंतरिक रूप से संबंधित करके एक गैंग संधारित्र का निर्माण किया। 9 प्लेटों को आपस में बना के और एक क्या किया जा रहा है, गैंग संधारित्र का निर्माण किया जाता है। दो क्रमागत प्लेटों के मध्य की दूरी, ये जिसको कि हम डी लिखते हैं ना, ये दूरी कितना दिया गया, दूरी है 0.885 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.885 इंटू सेंटी हटाओगे 10⁻⁻² मीटर। तथा अतिव्यापित प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है ए, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। तो संयोजन की धारिता, अच्छा देखो 9 प्लेट को अगर हम इस तरीके से कंसेक्यूटिव प्लेट लगा दे तो कितने संधारित्र बनेंगे। सपोज कर लो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको इस तरीके से कंसेक्यूटिव, तो देखना कितने संधारित्र बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने संधारित्र बनेंगे इसमें, 8 संधारित्र बनेंगे। तो पहले हम एक की धारिता निकाल लें। एक की धारिता कितना होता, A ε0/d, ये तो होता है संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। तो ऐसे 8 संधारित्र के लिए तो कुल धारिता कितना आ जाएगा, कुल धारिता मतलब पूरे गैंग की धारिता की अगर हम बात कर लें तो वो क्या कर दोगे, A ε0/d, और 8 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब लिखना ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन डी। इनके बीच की दूरी कितना है, डी है 0.0885 इंटू 10⁻⁻2, और इंटू क्या कर दोगे 8। अब देखना ये कितनी बार में कैंसिल होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, एक एक जीरो बढ़ा दो और डेसिमल से डेसिमल खत्म। तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 10 बार में। तो ऊपर बचा हमारे पास 5×50 गुना 8 गुना 10 की पावर कितना बचा हमारे पास, -4, -12×4 = 16, और +2 ऊपर जाके क्या बचेगा, माइनस का 14। तो 8×5 = 40, 4 और 2 जीरो इसे दे दोगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁻12। कौन सा ऑप्शन क्या, अच्छा 10⁻⁻12 को हम क्या कहते थे, पिको फैरेड। तो 4 पिको फैरेड, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।